पर्यावरण की परिभाषा के बारे में हमने जाना था। आज उसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि पर्यावरण मानव के बीच का जो संबंध है उसके उपागम जैसे नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, ये सब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। कोई भी वस्तु एक्स है, ये अपने चारों तरफ जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होगा वो इस एक्स का पर्यावरण होगा। और ये जो एक्स वस्तु है अपने चारों तरफ किन किन चीज़ों से घिरा हुआ होगा, एक तो अन्य जीव जंतु से। मान लेते हैं ये एक्स एक जीव है, क्या है, एक जीव है। वो अब किस चीज़ से घिरा हुआ होगा, वो अन्य जीव जंतुओं से भी घिरा होगा, अन्य जीवों से घिरा होगा, और साथ ही साथ वो अजैविक घटकों से भी घिरा होगा, अजैविक घटकों से भी ये घिरा होगा, दो चीज़ों से घिरा हुआ होगा। तो ये जो अन्य जीव जंतु हैं, ये और अजैविक घटक, ये सभी मिलकर इसके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब जो अजैविक घटक है इसमें भौतिक दशाएं होंगी, जैसे अजैविक घटक में भौतिक दशाएं भी होंगी। भौतिक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ताप, दाब, वायु, ये सारी चीज़ें होंगी भौतिक दशाओं के अंतर्गत, ये चीज़ें होंगी। और अजैविक घटक में और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मृदा, जल, मृदा भी, इसमें जल को भी शामिल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ये भौतिक दशाएं या फिर अजैविक घटकों के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो एक्स है, एक्स किस किस चीज़ से घिरा होगा, अन्य जीव जंतुओं से घिरा होगा और अजैविक घटकों से घिरा होगा। ये जो जीव है एक्स, ये ताप से घिरा हुआ होगा, ये दाब से घिरा होगा, वायु से, मृदा से, जल से, ये सारी चीज़ों से घिरा हुआ होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अन्य जीव जंतु, ये सारी भौतिक दशाएं जो हैं, ये सभी के सभी इस जीव के पर्यावरण होंगे। तो कोई भी जीव अपने आसपास के जिन चीज़ों से घिरा हुआ होता है वह उसका पर्यावरण होता है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ये सारी चीज़ें हमने देखा है। प्राकृतिक पर्यावरण वो पर्यावरण है जो प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित है, और मानव पर्यावरण वो होता है जो मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित है, जैसे ये बोर्ड है, टेबल, ये है, डेस्क है, और बाकी सारी चीज़ें, मकान है, सड़क है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण है। पेड़ पौधा है, तापमान है, दाब है, वायु, मृदा, जल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार से होता है। हमने ये एक चीज़ और देखा था कि मानव जो है पर्यावरण में एक निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में है, सक्रिय अभिकर्ता के रूप में है। क्या है, पर्यावरण में मानव क्या है, ये एक सक्रिय अभिकर्ता है। इसका क्या अर्थ है, सक्रिय अभिकर्ता। अब इसको, इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं कि मानव पर्यावरण में एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में उपस्थित है। इस लाइन का क्या अर्थ है, मानव पर्यावरण में, मानव क्या है, पर्यावरण में एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में उपस्थित है। इसका अर्थ है कि मानव
सक्रिय अभिकर्ता का क्या अर्थ है? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई अन्य जीव जंतु की अगर बात करें, अन्य जीव जंतु हैं, मानव के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं वो पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। जैसे ही पर्यावरण में कोई बदलाव आता है, मौसम में, वातावरण में कोई बदलाव आता है, तो कोई भी अन्य जीव जंतु अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाते या मौसम को अपने अनुसार नहीं ढाल पाते हैं वो। जैसे अगर किसी भी जीव, मच्छर की बात अगर करें, मच्छर की ही बात कर लें तो मच्छर क्या होते हैं, बहुत अधिक तापमान अगर है, बहुत ज़्यादा अधिक तापमान है तो इस तापमान में वो जीवित नहीं रहते, वो मर जाते हैं, वो उपस्थित नहीं रहते हैं। अगर तापमान बहुत कम भी है तो भी वो क्या करते हैं, तापमान अगर बहुत कम है तो भी वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, वो उपस्थित नहीं रहते हैं। वो अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलित नहीं कर पाते हैं या फिर पर्यावरण को अपने अनुकूल अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, दोनों चीज़ ये नहीं कर पाते हैं। मानव क्या कर पाते हैं, मानव पर्यावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तापमान बहुत ज़्यादा कम है तो मानव क्या करेगा, वो पंखा यूज़ करेगा, एसी यूज़ करेगा, कूलर यूज़ करेगा, तापमान को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेगा, तापमान को अपने अनुसार क्या कर लेगा, अनुकूलित कर लेगा। अगर तापमान क्या है, बहुत, अगर तापमान बहुत अधिक है तो वो पंखा, एसी, कूलर वगैरह का यूज़ करके तापमान को, वो मौसम को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेगा। और तापमान अगर बहुत कम है तो हीटर वगैरह का यूज़ करके वो तापमान को अपने शरीर के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार अनुकूलित कर लेगा। तो मानव में ये क्षमता है, मानव में ये क्षमता है कि पर्यावरण को वो अपने क्षमता के अनुसार अनुकूलित कर पाएगा, बदल पाएगा। जितनी उसकी क्षमता है मनुष्य की, पर्यावरण को उस हद तक ले आके खड़ा कर देगा, ये क्षमता है मनुष्य में। इसलिए कहा जाता है कि मानव जो है पर्यावरण में एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मानव पर्यावरण के संबंध में। मानव पर्यावरण में एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करें, मानव और पर्यावरण का संबंध। इस चीज को हम लोग देखते हैं, मानव पर्यावरण के संबंध के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी आधारभूत संरचना, आधारभूत चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मूलभूत अवधारणा, जो पर्यावरण का मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसी के अंतर्गत ये हम लोग मानव पर्यावरण का संबंध देखने जा रहे हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कैसा है, 3 प्रकार से देखा जाता है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें हम कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। खूबसूरत के अलावा द्वंद्व है और अबूझ भी है, द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व है और साथ ही साथ अबूझ भी है, अबूझ भी है। खूबसूरत है, द्वंद्व है और अबूझ है। तो इस प्रकार के संबंध देखे जाते हैं मानव और पर्यावरण के बीच में। खूबसूरत कैसे है, देखिए, मानव आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो उसके पीछे का जो कारण है वो पर्यावरण ही है। मानव, हम लोग आज यहाँ पे अगर हम, ये क्या है, ये बोर्ड है, ये टीचिंग डेस्क है,
ये सब चीज़ जो है ये पर्यावरण की ही देन है। आज हम लोग अगर इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इतना विकास कर पाए हैं, तो पर्यावरण का ही अपना देन है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। होता क्या है कि प्रकृति के ही संसाधनों का उपयोग करके आज मानव यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति जो, जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, 3 प्रकार से संबंध हम लोग देखते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच 3 प्रकार के संबंध देखे जाते हैं, खूबसूरत, द्वंद्व और अबूझ। ये 3 प्रकार के संबंध देखे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खूबसूरत संबंध किस प्रकार से होता है मानव और पर्यावरण के बीच में। तो अगर इसके बारे में देखें तो आज का मनुष्य जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे का जो कारण है वो पर्यावरण ही है। पर्यावरण की ही देन है कि आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इतना विकास कर पाए हैं, इतना विकसित कर पाए हैं अपने आप को। तो इसके पीछे का कारण क्या? इसके पीछे का जो वो है वो पर्यावरण ही है। पर्यावरण की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पर्यावरण क्या करता है, जैसे अगर देखें हम प्रारंभ में क्या हुआ, प्रारंभ की बात करें तो जब बारिश रहा होगा उस स्टार्टिंग में, तो जब मनुष्य ऐसे खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, तो उस समय बारिश हुआ, जब बारिश प्रारंभ होती होगी तो सब लोगों को लगता होगा कि ये आपदा है। हालांकि शब्द की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस आपदा नामक शब्द से परिचित रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, नहीं ही रहे होंगे। तो वो उस समय क्या थी, उस समय के मनुष्य के लिए वर्षा जो है आपदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कृषि का प्रारंभ हुआ, जैसे ही खेती करना शुरू किया मनुष्य ने, उसके बाद क्या हुआ कि कृषि जो वर्षा है, जो बरसात है, वो क्या हुआ, वो संसाधन के रूप में सामने आने लगा। प्रारंभ में क्या था, जो वर्षा है, जो बरसात है, वो क्या था, ये एक आपदा थी। क्या थी? आपदा थी। लेकिन कृषि कार्य प्रारंभ होने पर ये क्या है, ये जो बरसात है, ये संसाधन के रूप में हो गया। ठीक। तो शुरुआत में जब कृषि नहीं हुआ करता था, कृषि प्रारंभ नहीं हुआ था, तो उस समय बरसात जो है मनुष्य को आपदा के रूप में लगता था, मनुष्य उसे आपदा के रूप में देखता था। लेकिन जब कृषि प्रारंभ हो गया तो ये बरसात जो है, यही बरसात संसाधन हो गया, कृषि का एक साधन हो गया, सिंचाई का एक साधन हो गया। तो इस प्रकार से ये संसाधन हो गया। तो ऐसे ही आपदा जो है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो मनुष्य को एक मौका देती हैं, चैलेंज करती हैं कि इस आपदा में आप अवसर ढूंढो और अपने आप को विकास के रास्ते पे ले जाओ। तो जो प्रकृति है, जैसे अगर हम मान लें कि जो आकाशीय बिजली जो है, आकाशीय बिजली अभी हमारे लिए ये क्या है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। आकाशीय बिजली हमारे लिए क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। यदि हम इस आकाशीय बिजली को वैज्ञानिक तकनीकी के सहायता से इस आकाशीय बिजली को स्टोर करके रखना सीख जाएं और विद्युत के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दे, तो ये जो आकाशीय बिजली है हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये एक अवसर प्राप्त कर देगी, ये हमारे लिए एक संसाधन के रूप में उपयुक्त की जाने लगेगी। तो इस प्रकार से प्रकृति हमें समय समय पे, शुरुआत से लेके अब तक प्रकृति ने हमारे लिए ढेर सारे अवसर प्रदान किए हैं, हमें अपने आप को विकसित करने के लिए।
तो इस प्रकार से प्रकृति और मानव का संबंध खूबसूरत हो जाता है। प्रकृति क्या करती है, हमें एक तरह से हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति एक तरह से हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए मानव और प्रकृति का जो संबंध है वो खूबसूरत माना जाता है। और अगर इसके अलावा अगर जैसे जो बाढ़ है, अगर बाढ़ के बारे में बात करें तो ये बाढ़ भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। अगर हम लोग देखें कि इस बाढ़ के पानी को अगर कहीं स्टोर कर लें और इससे नहर निकाल के सूखे जगह पे, जहाँ पे अत्यधिक सूखा पड़ता है, जहाँ पे कृषि उत्पादन नहीं हो पाता है सूखे की वजह से, उस जगह नहर की सहायता से हम उस बाढ़ के पानी को भिजवा दें तो ये हमारे लिए एक अवसर या संसाधन का रूप धारण कर लेगा। तो ये जो आपदाएं हैं, जो प्रकृति द्वारा आपदाएं जो लाई जाती हैं, वो मनुष्य के लिए एक चैलेंज होती है कि आप इसमें अपना अवसर ढूंढिए और अपने आप को विकास के रास्ते पे ले जाइए। तो इस प्रकार से प्रकृति और मानव का जो संबंध होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। प्रकृति और मानव का संबंध खूबसूरत इसलिए भी होता है क्योंकि प्रकृति के गोद में ही मानव पला बड़ा है, विकास किया है खुद का। प्रकृति के गोद में ही रह के, प्रकृति अगर नहीं होती तो मानव का विकास संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए प्रकृति और मानव का जो संबंध है बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। अगर हम द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व कैसे हैं? मानव क्या करता है? मानव निरंतर चाहता है कि वह अपना विकास करे। मानव निरंतर अपना विकास चाहता है, अपना विकास चाहता है। क्या करता है? मानव निरंतर अपना विकास चाहता है, लेकिन मानव के इस विकास का परिणाम ये होता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है? प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मानव अपना विकास करता है, मानव यदि अपना विकास करना प्रारंभ करेगा या विकास करता है तो उसका परिणाम ये होगा कि प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति अपने मूल स्वरूप को खो देगी, प्रकृति अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाएगी, प्रकृति का नाश हो जाएगा, प्रकृति का विनाश हो जाएगा यदि मानव अपना विकास लगातार ऐसे ही करता रहा तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है कि अगर मानव विकास करता है तो प्रकृति बेकार हो जाएगी, प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रकृति को बचाता है मनुष्य तो अपना विकास नहीं कर पाएगा। यदि मनुष्य प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है तो वो खुद का विकास अवरुद्ध करना पड़ेगा उसको, मनुष्य को अपना खुद का विकास अवरुद्ध करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो जो वर्तमान में जो मुद्दा है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें हम लोग, अगर वैश्विक तापन, इसका थोड़ा सा सीधा सा मतलब अभी फिलहाल के इस मुद्दे को समझने के लिए इसका अर्थ हम यहाँ से लेके चलते हैं कि तापमान का बढ़ना, इसको लेके चलते हैं। वैश्विक तापन का अर्थ पूरे पृथ्वी के तापमान का बढ़ना होता है। फिलहाल इसको समझने के लिए यहाँ से लेके चलते हैं तापमान का बढ़ना।
तापमान क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी का, जो अब इसको पहले यहाँ से हटा ले तो फिर समझते हैं। जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, प्रकृति का तापमान क्यों बढ़ रहा है? प्रकृति का तापमान बढ़ रहा है कि ये होता है, जैसे ये सूर्य हो गया, यहाँ से जितना प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी पे आ रहा है, इतना इसको वापस जाना चाहिए। तो ये एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इन जो ये प्रकाश सूर्य से आ रहे हैं पृथ्वी पे, इनको वापस जाने नहीं देता है, कुछ हद तक उसको रोक के रख लेता है। ऐसे करने से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान कुछ न कुछ बढ़ा रह जाता है। कुछ जो सूर्यातप की प्राप्ति हुई है पृथ्वी को, वो वापस चला जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इनको रोकने का प्रयास करते हैं और रोक के वातावरण में ही इनको रखते हैं, सूर्यातप को वापस नहीं जाने देते। इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम है तो सूर्यातप को कम रोक पाएंगे, कम सूर्यातप को पृथ्वी के आसपास रोक पाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है वातावरण में, तो वो सूर्यातप को अधिक से अधिक मात्रा में रोक पाएंगे, और इससे क्या होगा कि इसका तापमान, धरती का तापमान अधिक से अधिक तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलना शुरू कर देंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। वैश्विक तापमान का अर्थ होगा जैसे तापमान का बढ़ना, और तापमान बढ़ने से ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान, यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक मत जाइए। अगर देखिए तो यहाँ यहीं पे समझने का प्रयास करें हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही अधिक बढ़ेगा वायुमंडल में, उतना ही अधिक सूर्यातप को रोक लिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्यातप को अधिक से अधिक मात्रा में सूर्यातप को रोका जाएगा, और अधिक से अधिक वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये आता कहाँ है, कहाँ से है? ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री, इनसे जो धुआं निकलता है, इनसे बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम अधिक से अधिक सूर्यातप को पृथ्वी पर रोक रहे हैं, सूर्यातप को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये चीज़ होगा, यहाँ पे वैश्विक तापन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ेगा। अब अपने विकास के लिए हम लोग फैक्ट्री का उपयोग तो करेंगे ही, हमें मार्कर बनाना है, हमें खाने पीने की चीज़ें बनानी है, हमें यातायात की चीज़ें बनानी है, हमें टेक्निकली सारी चीज़ें बनानी है जिससे हमें विकास करना है। फैक्ट्री में बनाना है, वहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो सूर्यातप की प्राप्ति, जितने सूर्यातप का जो स्टोर होगा धरती पे, जो रुकेगा सूर्यातप यहाँ पे, उसकी मात्रा बढ़ेगी। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बचने का प्रयास करते हैं, तो हम चाहेंगे कि सूर्यातप धरती पे कम से कम रुके। क्या होगा, सूर्यातप धरती पे कम से कम रुके, हम लोग ये चाहेंगे। जब सूर्यातप को कम से कम रोकना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जित करना है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जित करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें फैक्ट्री कम से कम लगानी है। और जब हम फैक्ट्री कम से कम लगाएंगे तो अपना विकास कैसे कर पाएंगे, हम लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से द्वंद्व चल रहा है
कि अगर हम लोग अपना विकास करते हैं, यदि मानव अपना विकास करता है तो प्रकृति पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, और प्रकृति को बुरे प्रभाव से अगर बचाने का प्रयास करते हैं तो मानव का विकास प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच में द्वंद्व टाइप का ये जो रिश्ता है, संबंध है, ये बना हुआ है। तो इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच में दो संबंधों को हमने देखा। एक तो खूबसूरत है, खूबसूरत इसलिए जैसे कि एक जो माँ होती है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उनका माँ बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, वैसे ही पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और उसी की वजह से बच्चा विकास करता है। तो इस प्रकार से उसका संबंध खूबसूरत होता है। और द्वंद्व भी होता है। द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अगर अपना विकास करता है तो प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यदि प्रकृति को नकारात्मक प्रभाव से मनुष्य बचाने का प्रयास करता है तो अपना विकास अवरुद्ध कर लेगा। अबूझ है। अबूझ क्यों है? जैसे ही लगता है कि पृथ्वी को हमने समझ लिया है, जैसे ही लगता है कि प्रकृति को, यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ है प्रकृति भी है, प्रकृति ही है, मान लीजिए प्रकृति भी लिख लीजिए यहाँ पे, प्रकृति। जैसे ही लगता है कि हम लोगों ने प्रकृति को समझ लिया है, वैसे ही प्रकृति के नए आयाम उभर कर सामने आ जाते हैं। प्रकृति को समझ नहीं पाते हम लोग, कुछ न कुछ, जैसे कोरोना मान लीजिए पहले से ही रहा होगा, पहले से ही जानकारी थी इसके बारे में, लेकिन बहुत कम जानकारी थी, मान लेते हैं नहीं ही थी। अच्छा, मान लेते हैं कि कितना पहले रही होगी, बहुत पहले तो नहीं ही रही होगी, तो हम लोग थोड़ी नहीं जानते रहे होंगे। इससे पहले ढेर सारे वायरस वगैरह होते हैं जो, तो कहाँ किसी को, जैसे कोरोना की ही बात करें अगर, तो किसी को जानकारी नहीं, कभी न कभी तो ऐसा रहा होगा कि किसी को जानकारी नहीं रही होगी, तो उसके बाद धीरे से कोरोना सामने आया होगा, तो कोरोना के बारे में पता चला होगा। तो ये प्रकृति का ही तो एक रूप है, एक हिस्सा है। तो हम लोगों को जैसे ही लगता है कि हम लोग प्रकृति के बारे में जान चुके हैं, वैसे ही कुछ नए आयाम सामने आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमने समझ लिया है, लेकिन अभी हम लोगों ने समझा नहीं है और शायद कभी ना समझ पाए, इसलिए ये अभी अबूझ है। हम लोगों का संबंध जो मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो क्या है? वो अबूझ है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से संबंध होते हैं। अब क्या होता है, इनके संबंध के आयाम भी देखेंगे हम लोग। मानव प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसके संबंध में कुछ आयाम दिए गए हैं, कुछ उपागम दिए गए हैं। आयाम नहीं, उसे उपागम कहते हैं। मानव और प्रकृति के बीच संबंध के संदर्भ में, संबंध के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण उपागम, 3 महत्वपूर्ण उपागम के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। वो 3 महत्वपूर्ण उपागम कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो निश्चयवाद या नियतिवादी के नाम से आता है। निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। पहला जो है वो निश्चयवाद है, निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। उसके बाद संभववाद है, उसके बाद है संभववाद, फिर है नवनिश्चयवाद। संभववाद और लास्ट में है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद। ये 3 उपागम दिए जाते हैं मानव पर्यावरण के बीच के संबंध के संदर्भ में। पहला जो उपागम है, यहाँ पे बेसिक सी चीज जो है, जो प्रकृति है, प्रकृति को यहाँ पे स्वामी माना गया है।
सर्वे सर्वा। मनुष्य यहाँ पे क्या है, मनुष्य को यहाँ पे माना गया है दास, प्रकृति का दास माना गया है मनुष्य को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है, यहाँ पे दास है और मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है, यहाँ पे स्वामी है। मनुष्य सर्वे सर्वा, सब कुछ मनुष्य ही है, सर्वे सर्वा, ये चीजें हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसमें क्या है, निश्चयवाद क्या कहता है, निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति जो है, सब कुछ प्रकृति ही है। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में निश्चयवाद ही आया है, समय समय के अनुसार ये चीज देखा गया। प्रारंभ की बात है ये बीच की बात है और फिर ये अभी आधुनिक काल की बात है। तो अगर हम लोग ये निश्चयवाद की बात करें या नियतिवाद की बात करें, तो इसमें प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है, पृथ्वी को सब कुछ माना गया है, पृथ्वी को देवी माना गया है, सब कुछ पृथ्वी है। मनुष्य जो है उसका दास है, मनुष्य की कोई औकात नहीं है धरती पे, पर्यावरण के आगे, प्रकृति के आगे मनुष्य की कोई औकात नहीं है। मनुष्य एक दास मात्र है, बाकी जो सब कुछ है वो सर्वे सर्वा प्रकृति ही है। मानव प्रकृति में कोई परिवर्तन ही नहीं कर सकता। प्रारंभ में कहा गया कि मानव क्या करता है, मानव प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मानव प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तीन चीजें यहाँ पे हैं कि प्रकृति जो है वो सर्वे सर्वा है, मनुष्य प्रकृति का दास है और मानव क्या है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रारंभ में ऐसा कहा गया और ये निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत या निश्चयवाद उपागम के अंतर्गत इस चीज को रखा गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संभववाद में प्रकृति क्या हो गई, प्रकृति दास हो गई और मनुष्य जो है वो स्वामी हो गया, मनुष्य सर्वे सर्वा हो गया। यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। यही इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य है पर्यावरण में एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में है, क्योंकि मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति को ढाल रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है प्रकृति में। तो संभववाद में क्या होता है, संभववाद में कुछ नहीं होता है, प्रकृति को दास मान लिया गया है, मनुष्य को स्वामी मान लिया गया है और मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा है किसमें, संभववाद में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मानव का विकास अवरुद्ध होता है, विकास अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रकृति का नाश होता है,
प्रकृति का नाश होता है। क्या होता है? जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर देगा, जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर देगा तो क्या होगा? प्रकृति का विनाश होगा। प्रकृति का क्या होगा? नाश होता है। और यहाँ पे जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार नहीं ढाल पाएगा, प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, सब कुछ प्रकृति ही रहेगी, सर्वे सर्वा प्रकृति ही रहेगी, तो मनुष्य का विकास अवरुद्ध होगा यहाँ पे। अब क्या है? अब नवनिश्चयवाद आता है। नवनिश्चयवाद में क्या है कि मानव प्रकृति का उपयोग कर सकता है, परंतु उस सीमा तक जहाँ तक प्रकृति अपने मूल स्वरूप या अपनी मूल गुणवत्ता को खोए ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे क्या है? मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उस सीमा तक जहाँ तक प्रकृति अपने मूल स्वरूप को खोना प्रारंभ कर देगी। यहाँ तक जब प्रकृति अपने मूल स्वरूप को खोना प्रारंभ कर दे, प्रकृति का मूल स्वरूप नष्ट होना प्रारंभ हो जाए, तो मनुष्य वहाँ पे प्रकृति का विनाश करना या प्रकृति को अपने स्वरूप ढालना, अपने अनुकूल ढालना बंद कर दे या कम कर दे। तो ये नवनिश्चयवाद की बात है। नवनिश्चयवाद में ही सतत विकास की अवधारणा सामने आती है। सतत विकास, नवनिश्चयवाद में ही ये चीज होता है कि सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास की प्रकृति का दोहन इस प्रकार से हम लोग करें कि आने वाली पीढ़ियों को किसी भी प्रकार की ये समस्याओं का सामना न करना पड़े प्रकृति को लेकर। अगर पूरे धरती पे, पूरे पृथ्वी पे अगर 6 पेड़ हैं, मान लेते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 6 पेड़ हैं, तो इन पेड़ों को हम इस प्रकार से कटाई करें कि अंधाधुंध कटाई करके ऐसा ना करें कि हम 6 पेड़ काट दें, अंधाधुंध कटाई करके 6 पेड़ काट दें और आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ भी न बचा रहे, ऐसा हम नहीं करेंगे। सतत विकास में कहा जा रहा है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक पेड़ अगर हम लोग काट रहे हैं तो इसके बदले में बल्कि 2 या कम से कम 1 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ताकि वो अपने मूल स्वरूप में जो 6 है, 6 का जो संख्या है मेंटेन वो बना रहे। एक अगर लगा देते हैं, एक काट के एक लगा देते हैं हम, तो आने वाले समय में क्या होगा, ये 5 और एक जो लगाएंगे वो 6 हो जाएंगे। ये अपने मूल स्वरूप में बना रहेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। हमने एक पेड़ काट के अपना काम कर लिया, एक पेड़ लगा दिया है, आने वाले समय में 6 हो ही जाएंगे, तो पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में बनी ही रहेगी। पृथ्वी में 6 पेड़ थे, 6 के 6 बचे हैं, हमारा काम भी हो गया। तो हम इस प्रकार से काम करेंगे। प्रकृति का दोहन हम इस प्रकार से करेंगे कि हमें क्या करना पड़े कि हमें हमारी पीढ़ी को किसी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े, संसाधनों की कमी ना हो हमारी पीढ़ी को। इस प्रकार से हम अगर प्रकृति का दोहन करते हैं तो उसे सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास की अवधारणा यहीं पे फिट होती है नवनिश्चयवाद में। तो प्रकृति का दोहन हम कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा तक जहाँ तक पृथ्वी या प्रकृति अपने मूल स्वरूप को खोना प्रारंभ न कर दे, वहाँ पे इसी के अंतर्गत सतत विकास की अवधारणा सामने आती है। इसी के अंतर्गत एक और अवधारणा आती है जिसको कहते हैं स्टॉप एंड गो। रुको और जाओ। रुको और जाओ, यही अवधारणा नवनिश्चयवाद में देखने को मिलती है। रुको और जाओ से तात्पर्य ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी जो प्रकृति है, प्रकृति के
संसाधनों का, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं। दोहन करते करते हम लोग इतना दोहन कर चुके हैं कि लगभग समाप्त होने को आ गया है। लगभग क्या हो गया है, समाप्त होने को आ गया है। जैसे मान लेते हैं यहीं पे 6 पेड़ हैं पृथ्वी पे कुल मिला के, और हम लोग कटाई कर रहे हैं, करते करते हम लोग 5 पेड़ काट चुके हैं। मान लीजिए 3 पेड़ काट चुके, आधा खत्म हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रुक जाएंगे कुछ दिन के लिए, पेड़ पौधों की कटाई नहीं करेंगे। जब पेड़ पौधों की कटाई नहीं करेंगे कुछ दिन, तो क्या होगा कि स्वतः ही ये 3 के बदले 4, 5, 6 कुछ न कुछ और नए पेड़ उग आएंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर से पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं स्टॉप एंड गो। हम लोग प्रकृति के या जो पर्यावरण है, पर्यावरण के संसाधनों का, पर्यावरण का उपयोग हम लोग करेंगे। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संसाधनों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं अपने विकास में प्रयोग करते करते क्या हुआ कि संसाधन धीरे धीरे कम होने लगे। तो अब क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि ये संसाधन पुनः उतना ही हो जाए या उससे अधिक हो जाए, या कम ही हो तो थोड़ा बहुत कम रहे, उतना तक अपने आप को कवर कर लें, तब जाके हम फिर से उनका उपयोग करना शुरू करेंगे। तो उसको स्टॉप एंड गो कहा जाता है, रुको और जाओ की अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है। ये नवनिश्चयवाद होता है, नवनिश्चयवाद के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार के उपागम, जो महत्वपूर्ण उपागम हैं, वो है मानव और जो मानव प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसके संदर्भ में ये 3 महत्वपूर्ण उपागम है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इसमें क्या है, निश्चयवाद में प्रकृति सब कुछ है, मानव जो है वो दास है, मनुष्य प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रारंभ में ऐसा कहा गया, क्योंकि उस समय क्या है कि जो आदि मानव लोग थे, आदिम मानव क्या करता था कि जो प्रकृति द्वारा फल फूल मिलते थे उसका दोहन करता था, उसके बाद किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करता था, प्रकृति में उतना बड़ा बदलाव नहीं लाता था। तो जब उतना बड़ा बदलाव नहीं लाता था तो वहाँ पर मानव का विकास अवरुद्ध रहेगा ही। अगर प्रकृति का दोहन नहीं होगा, मनुष्य नहीं करेगा, तो उसका विकास अवरुद्ध होगा। उसके बाद संभववाद जो उपागम है, इसके अंतर्गत प्रकृति दास के रूप में मानी जाती है और मनुष्य जो है वो सर्वे सर्वा हो जाता है। मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति को ढाल देता है, पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल देता है, मौसम को अपने अनुसार ढाल देता है, अपने क्षमताओं के अनुकूल कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति का नाश होता है। लास्ट में आता है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद संबंधित है सतत विकास से, स्टॉप एंड गो अर्थात रुको और जाओ जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित है ये नवनिश्चयवाद। इसमें क्या होता है कि मानव क्या कर सकता है, प्रकृति का प्रयोग कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, लेकिन आराम से रुक के इस प्रकार से करे कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी ना पड़े। इस प्रकार से प्रयोग कर सकता है मनुष्य, और इस प्रकार से प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है जितना कि चल सके। तो ये थे महत्वपूर्ण उपागम के बारे में। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि क्या लेकर आना है, क्या पढ़ना है इसमें मूलभूत अवधारणाओं में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।